हेलो एवरीवन। आज हम एमए इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड के थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है। तो इसमें क्या होता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में कि आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो लेबर्स को यूज़ करते हो, आपने जितने लेबर्स यूज़ किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उस गुड्स की प्राइसिंग कीजिए और फिर उस गुड्स को सेल कीजिए। ये आपकी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहती है कि जितने आपने लेबर्स लगाए हैं उन लेबर्स के अकॉर्डिंग ही आप उस गुड्स का प्राइस डिसाइड कीजिए और उसको सेल कीजिए। इससे आपको क्या होगा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी। अगर आपको किसी गुड्स को बनाने में 4 लेबर्स की ज़रूरत लगी है, तो देखो 4 लेबर्स की ज़रूरत लगी है तो आप उन 4 लेबर्स को आपने जो पेमेंट की है प्लस में अपने एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ कर आप प्राइसेस रखोगे तो ठीक रहेगा। इससे आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी और आपने थोड़ा हाई प्राइसेस रखा होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में यही कहते हैं कि आपने जितने लेबर्स गुड्स को बनाने में यूज़ किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी गुड्स के प्राइजेस रखिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्ट्री इंटेंसिटी। तो फैक्ट्री इंटेंसिटी क्या है? तो फैक्ट्री इंटेंसिटी क्या होती है, जो प्रोडक्शन में हम लेबर और कैपिटल यूज़ करते हैं। मान लो कि कोई गुड एक्स है, उसके प्रोडक्शन में मैंने 5 लेबर और 10 कैपिटल यूज़ की है, तो ये जो रेशियो है इसको फैक्ट्री इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये गुड एक्स के प्रोडक्शन का बस मैंने लिखा है यहाँ पर कि गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए मुझे 5 लेबर की ज़रूरत है और 10 कैपिटल की ज़रूरत है, तो ये फैक्ट्री इंटेंसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्ट्री इंटेंसिटी रिवर्सल क्या है। इसका मतलब है रिवर्सल का मतलब उल्टा हो जाना, कि ये जो 5 मुझे गुड एक्स बनाने के लिए 5 लेबर और 10 कैपिटल की ज़रूरत थी, लेकिन जब मैं गुड वाई बनाती हूँ तो मुझे वहाँ पर 10 लेबर और मुझे वहाँ पर 10 कैपिटल और 5 लेबर की ज़रूरत है। ऊपर वाला क्या है, लेबर, नीचे वाला कैपिटल। अपोजिट कर लो कि वहाँ पर 10 कैपिटल और 5 लेबर की, ऊपर आ जाएगा 10 लेबर, नीचे आ जाएगी 5 कैपिटल। अपोजिट करना इस रेशियो का। ठीक है, ऊपर की मुझे वहाँ पर ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत है और कम कैपिटल की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या थी, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, लेबर्स की कम ज़रूरत थी। तो ये फैक्ट्री इंटेंसिटी रिवर्सिबल है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फैक्ट्री इंटेंसिटी रिवर्सिबल को, कि कंट्री ए में एक चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन उसी सेम गुड को कंट्री बी में बनाने के लिए लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इंडिया में टेक्सटाइल का मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्क होता है हाथ से किया जाता है, वर्कर से करवाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वही काम सारा टेक्सटाइल का मशीनों से करवाया जाता है। तो फैक्ट्री इंटेंसिटी रिवर्सिबल होगी ना, कि हमारे यहाँ पर उसमें लेबर्स का ज़्यादा यूज है, वहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओवरलैपिंग डिमांड। ये दिया किसने है ओवरलैपिंग डिमांड, ये लिंडल ने दिया है। ये रहा यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, लिंडल ने दिया है। तो ओवरलैपिंग डिमांड में आप क्या लिखते हो कि अगर आप एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ की डिमांड की और उनकी प्रेफरेंसेस सेम है, आपकी जैसी डिमांड है, जिस तरह से आप डिमांड करते हो वैसी उनकी डिमांड है, जिस तरह की इनकम पर कैपिटा इनकम आपकी कंट्री में वैसी ही कंट्री में पर कैपिटा इनकम वहाँ पर है, तो ऐसे देश के साथ ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट होगा। तो ओवरलैपिंग डिमांड यही कहते हैं कि ओवरलैपिंग डिमांड का मतलब है कि सेम आपके जैसी डिमांड हो, आपके जैसी प्रेफरेंसेस हो। तो लिंडल की थ्योरी में बनाते हैं ना, कुछ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर एक रेंज होती है, उस रेंज के बीच में क्या होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड होती है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, तो उसी रेंज को हम ओवरलैपिंग डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो लिंडल की थ्योरी ऑफ ट्रेड पैटर्न है उसमें क्या कहा गया है। तो लिंडल ने कहा है कि कोई भी देश ट्रेड इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्शन होता है, वो किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बना देता है। तो उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए वो क्या करता है, ट्रेड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड। इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप है, आपके घर में अगर सब्जी बनाई गई है, सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाती है तो हम क्या करते हैं, वो वेस्ट ना जाए तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। तो सेम यही कहता है लिंडल कि ट्रेड पैटर्न में, कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए किया जाता है कि हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है और उस एक्स्ट्रा को हम कंज्यूम करने के लिए हम अपने पड़ोसी देशों को दे देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये लिंडल की थ्योरी का ट्रेड पैटर्न है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, ये क्रेविस की थ्योरी है। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि जो चीज़ अवेलेबल है, क्रेविस कहता है अगर कोई चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है तभी तो, पहले तो वो देश में अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी भी क्या,
एक एब्सोल्यूट टर्म में होती है कि रिलेटिव टर्म्स में होती है अवेलेबिलिटी, कि हमारे देश में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा बच जाती है तब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। तो कैरिस की थ्योरी में यही कहा गया, अवेलेबिलिटी, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है डोमेस्टिक कंजप्शन करने के बाद भी आपके पास अवेलेबल रह जाती है, बच जाती है एक्स्ट्रा, तब आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। तो ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया किसने है, जैकब वाइनर ने दिया है। ये दिया जैकब वाइनर ने, तो ये टोजिंग ने दिया है। ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का टोजिंग ने दिया। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इनटू 100, यही पढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट लेते हैं डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेते हैं इनटू 100 लेते हैं, ये हमारी ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वाइनर ने दी है। इसमें क्या करते हैं हम, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू में प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि सिंगल फैक्टर वन फैक्टर की बात की तो एक्सपोर्ट को लेना है, डबल फैक्टर के लिए जाए तो नीचे में प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट भी ले लो। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है। देखो ऑप्टिमम का वर्ड का मतलब होता है बेस्ट। बेस्ट टैरिफ क्या होगा, देखो बेस्ट टैरिफ यही होता है कि जिस टैरिफ को लगाने से वेलफेयर इंक्रीज हो। देखो आपने किसी चीज़ पे टैरिफ लगाया, हम मोस्टली टैरिफ कहाँ लगाते हैं, इंपोर्ट साइड पे लगाते हैं। तो आपने इंपोर्ट साइड टैरिफ लगा दिया, जैसे चाइना का ले लो एग्जांपल, कि जैसे चाइनीज़ सामान दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने क्या किया, जो चाइनीज़ सामान है उनकी जो लड़ियाँ आती है या फिर कोई बल्ब आते हैं, आपने उन पर टैरिफ लगा दी। इससे वेलफेयर क्या बढ़ा, कि जो हमारे में डोमेस्टिक कंट्री थी, हमारे यहाँ पर जो लड़ियाँ बनाने वाले थे, बल्ब बनाने वाले थे, दिए बनाने वाले थे, उनकी इनकम बढ़ी, उनका क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिके, उनकी इनकम बढ़ी। इससे क्या हुआ, उनकी इनकम बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, उनका वेलफेयर इंक्रीज हुआ। तो ऑप्टिमम टैरिफ वही है जिसको लगाने से आपके देश में आपके नागरिकों का वेलफेयर बढ़े, वो ऑप्टिमम टैरिफ है। नेक्स्ट है कि रिटेलिएशन क्या है। देखो रिटेलिएशन क्या होता है, हमने कहा कि टैरिफ हमने ये अभी ऑप्टिमम टैरिफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगा देते, एक किस्म का टैक्स लगा देते हैं। तो देखो चाइना के सामान पे हमने टैक्स लगाया, चाइना वाले भी हमारी कोई चीज़ इंपोर्ट करते होंगे, अगर वो हमारे इंपोर्ट पे टैक्स लगा दे तो ये मतलब है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे नहीं करते, सामने वाले को भी आप थप्पड़ मारते हो। ये वाली बात है कि अगर कंट्री ए ने आप पर टैक्स लगाया है तो आप इसके काउंटर में क्या करोगे कि कंट्री बी क्या करेगी, कंट्री ए ने आप पर टैक्स लगाया कंट्री बी पर, तो कंट्री बी क्या करेगी, काउंटर में कंट्री ए पर टैक्स लगाएगी। तो ये रिटेलिएशन क्या प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट की कार्टल्स क्या है। कार्टल्स क्या होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जब हम एक ग्रुप बना लेते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो वो कार्टल्स कहलाता है। इसमें क्या होता है मेनली कार्टल्स में, कि आप एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, आप ग्रुप के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि अगर ग्रुप ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर टैक्स लगाना है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाना, या फिर हमें बाहर ये चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इतने प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इतनी प्राइसेस कम रखेंगे, ये सारा प्रोसेस कार्टल्स में किया जाता है। अगर आप ग्रुप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, आप उसका एग्जांपल डाल सकते हो। नेक्स्ट है डंपिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि डंपिंग क्या है। डंपिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आप अपने घर में तो महंगी बेचते हो लेकिन बाहर उसको सस्ती बेचते हो, ये चाइना करता है। डोमेस्टिकली वो अपनी चीज़ों को महंगी बेचता है, अपनी कंट्री में तो महंगी है, लेकिन वो बाहर किसी देश को जब देता है कोई भी सामान तो बड़ा सस्ता देता है। तो इस प्रोसेस को डंपिंग कहती है। 3 तरह की हो सकती है। तो फर्स्ट में आता है आपका ओकेजनल डंपिंग, कि किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पर आप चीज़ों को सस्ती करके बाहर एक्सपोर्ट करते हो, बेचते हो। सेकंड आता है आपका स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक डंपिंग में होता है कि आप लगातार पूरे साल ही आप चीज़ों को बाहर सस्ती बेचते हो। थर्ड वन आ जाए प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग में क्या होता है, आप कुछ टाइम के लिए अपने प्राइसेस को कम रखते हो, उसके बाद बढ़ा देते हो। और वो कुछ टाइम के लिए प्राइसेस इसलिए कम रखते हो ताकि जो आपकी कंपटीशन फर्म है, जो आपके राइवल्स है, वो मार्केट से चले जाए, क्योंकि आपने इतने कम प्राइसेस पर आप चीज़ों को बेचते हो कि आपके राइवल्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो इतने कम प्राइसेस कर नहीं सकते, आप कॉस्ट से भी कम प्राइसेस रखते हो।
तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है प्रीडेटरी डंपिंग का। जियो ने जो किया था स्टार्टिंग में, अपने फ़ोन से जीरो वो फ्री नेट दिया, उसके बाद फिर चार्जेस बढ़ा दिए। नेक्स्ट है कि आपको डिफाइन करना है कि कैपिटल अबंडेंस और लेबर अबंडेंस क्या होता है। देखो, कैपिटल अबंडेंस का मतलब है कि किसी कंट्री में अगर कैपिटल अधिक मात्रा में मिलती है तो कैपिटल अबंडेंस है, लेबर अधिक मात्रा में मिलता है तो लेबर अबंडेंस है। नेक्स्ट है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है। ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने ट्रेड में छूट दे दी है, एक तरह के लाइसेंस जो पॉलिसी है आपने उसको लूज़ किया है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब है कि व्यापार करने के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों को कम करना ट्रेड लिबरलाइजेशन कहलाता है। जैसे 1991 में सरकार ने एलपीजी अडोप्ट की थी ना, एलपीजी। इसमें से एल का मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन। तो यही है लिबरलाइजेशन, मतलब कि लाइसेंस पॉलिसी को लूज करना ताकि बाहर से भी आके आपके यहाँ पर कोई ट्रेड कर सके। नेक्स्ट है कि राइट टू इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन ट्रेड, कि जब आपकी तकनीक में प्रोग्रेस हो जाती है, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तो उसके इफेक्ट लिखना है आपको ट्रेड पर। दो इफेक्ट, तो एक इफेक्ट आप प्रोडक्शन पे दिखाओगे, एक कंजम्पशन में। तो मान लीजिए कि आपने अच्छी टेक्नोलॉजी जो पहले आपके पास थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी जस्ट वो वेजिटेबल्स को कट करती थी, लेकिन अब आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी कि वेजिटेबल्स को कुक करके भी आपको देती है। तो प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट जाएगा, अब आप बड़ी जल्दी जल्दी कुक करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। कंजप्शन पे क्या इफेक्ट जाएगा, पहले जिसको कंज्यूम करने के लिए चीज़ों को 10 मिनट मतलब 30 मिनट्स तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक वेजिटेबल को कुक होने में टाइम लगता है, 10 तो लगा ही लो 10 मिनट्स तक का। लेकिन अब क्या, क्योंकि मशीन की प्रोसेस से वो कट भी कर रही है, कुक भी खुद ही करके दे रही है जल्दी जल्दी, तो इससे क्या होगा, हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन करना आपको कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है। देखो, आपने तकनीक में विकास तो किया है लेकिन कैपिटल को सेव किया, इसका मतलब होता है कि आपने जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की है उसमें आप कैपिटल का यूज़ कम करते हो, लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हो, इसलिए टेक्निकल कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है। इसका अपोजिट कर लेगा अगर लेबर सेविंग, तो लेबर का कम यूज़, कैपिटल का ज़्यादा यूज़। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टू नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स बताने हैं आपको कोई भी दो। तो देखो, नॉन टैरिफ मेजर्स में मतलब टैरिफ को छोड़ के जो अदर टाइप के हमारे बैरियर्स होते हैं ट्रेड में, फर्स्ट पे तो कोटा आ जाएगा हमारा, फिर हमारी डंपिंग भी आ जाती है, कार्टल्स भी आ जाते हैं, वॉलंटरी जो हम एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, अपनी इच्छा से जो हम निर्यात को कम कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किसी चीज़ को बाहर से मंगवाने के बजाय आपको अपने देश में बनाए, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स आप ढूंढ ले, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एंड ट्रेड। कि अब ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन और ट्रेड से क्या सोचते हो, कि इसमें है कि आफ्टर ट्रेड आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सैमुअल्सन ने दी है, और इसमें वो कहना चाहता है कि आफ्टर ट्रेड जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो फैक्टर्स है, लेबर और कैपिटल है, उनके प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं। तो डिफरेंस बताना आपको बिटवीन में टैरिफ एंड कोटा। देखो, टैरिफ क्या होता है, नंबर्स में होता है, टैरिफ एक किस्म का टैक्स है, कोटा एक लिमिट होती है, ठीक है। टैरिफ कम ज़्यादा हो सकता है, कोटा लेकिन क्या, एक बार जो लिमिट लगा दी, क्या हम लिमिट को कम ज़्यादा करते, एक बार लिमिट को फिक्स ही तो कर देते, ये लिमिट है, आप इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते हो। और भी डिफरेंस होता है कि टैरिफ में क्या होता है, करप्शन कम होता है। हाँ, ये बात है कि टैरिफ अगर आप लगाते हो किसी चीज़ के प्रोडक्शन पर, देखो टैरिफ आपने टैक्स लगा दिया, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा, आपने किसी चीज़ पर 10 रुपये टैक्स लगा दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप बस अब ये चीज़ें 100 ही मंगवा सकते हो, 200 ही मंगवा सकते हो। 10 रुपये टैक्स लगा, लेकिन आप कितनी भी मंगवाओ वो चीज़ को। लेकिन कोटे में क्या होता है कि आपने फिक्स कर दिया कि आप 100 ही आइटम मंगवा सकते हो, 100 से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो यहाँ पर आके करप्शन ज़्यादा होता है, आप ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू चीज़ों को मंगवाओगे और ज़्यादा हाई रेट्स पे उनको सेल करोगे। लेकिन टैरिफ में इस तरह की लिमिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर करप्शन कम होता है। हाउ प्रोडक्शन इज़ अफेक्टेड बाय द टैरिफ। अब बात करें कि प्रोडक्शन है जो आप चीज़ें बनाते हो, वो टैरिफ के द्वारा किस तरह से अफेक्ट्स की जाती है, प्रभावित की जाती है। तो देखो, जब टैरिफ लगता है, टैरिफ लगेगा किस पे, एक्सपोर्ट साइड पे। जिस भी कंट्री, अगर हमने चाइना पे टैरिफ लगा दिया, उनके यहाँ पर जो हमारा सामान आता है, तो उनके प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि देखो टैरिफ लगाने से वो चीज़ें महंगी हो जाएगी,
वे चीज़ें महंगी हो जाएगी तो हमारे देश में उसकी कम डिमांड हो जाएगी, तो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी तो कम करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।